अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज के सेशन में हम रेमीडियल थेरेपी पे बात करेंगे और हमारे आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रेमीडियल थेरेपी गाइड फॉर पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस कर दें ताकि आप तक टाइमली नए कंटेंट की इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन की सूरत पहुंचती रहे। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस मदीहा मोहम्मद साबिर ने, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और रेमीडियल थेरेपी और प्ले थेरेपी पे काफ़ी काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं और टॉपिक पे भी डिस्कशन करते हैं डिटेल से। थैंक यू वेरी मच मदीहा मोहम्मद साबिर कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला, इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much. It's a pleasure being here. Inshallah, I hope the conversation will be useful. इंशाल्लाह। तो हम टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमने आपका काफ़ी मुख्तसर सा तारुफ पेश किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे लिए, ऑडियंस के लिए, अगर आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल, उसको अगर थोड़ा सा बयान कर दें तो दैट विल बी हेल्पफुल। मैं करेंटली अपना पीएचडी कर रही हूँ साइकोलॉजी में। उसके साथ साथ मैं स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ एज अ प्ले थेरेपिस्ट एंड एज अ रिमीडियल थेरेपिस्ट काम करती हूँ। मैं बड़ों के साथ एज अ ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ एंड आई वर्क एट सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज अ विजिटिंग लेक्चरर फॉर साइकोलॉजी। राइट राइट, बहुत शुक्रिया। तो हम टॉपिक की तरफ आते हैं और सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि हमें ये बताएं कि रेमेडियल थेरेपी है क्या। एक आम बंदे को अगर हम समझाएं तो आप कैसे समझाएंगे कि रेमेडियल थेरेपी है क्या सर? रिमीडियल थेरेपी बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड तरीका है उन मसलों को केटर करने के लिए। किसी भी तरह के जब लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, फोकस में जब प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं लोगों को, तो उनको केटर करने के लिए हम रिमीडियल थेरेपी यूज करते हैं। लेट्स से एक बच्चा है जो क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसके फोकस को इम्प्रूव करने के लिए हम रिमीडियल थेरेपी यूज करेंगे। एंड इट्स अ वेरी वास्ट एरिया। बहुत सारी चीजों को हम एक साथ लेके चलते हैं रिमीडियल थेरेपी में। हम्म। आपने बात की कि मतलब फोकस हो गया, तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहें कि क्या चैलेंजेस या लर्निंग डिफिकल्टीज हम रेमीडियल थेरेपी के थ्रू कैटर कर रहे होते हैं या कोशिश कर रहे होते हैं उनको मैनेज करने की या बेहतर करने की, तो वो अच्छा, क्या है? एनी काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें डिसलेक्सिया आ जाता है, डिसकैल्कुलिया आ जाता है, डिसग्राफिया आ जाता है, जनरली जो हमारे ऑटिज्म वाले लोग होते हैं, एडीएचडी होता है जिन्हें, अ, उन सब के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक मेन स्ट्रीम तरीके से एजुकेशन हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसे केटर करने के लिए, उस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए हम रिमीडियल थेरेपी करते हैं। हम्म। तो क्या रिमीडियल थेरेपी, आपने ऑटिज्म का भी नाम लिया, तो क्या जिस तरह ऑटिज्म की प्रॉपर डायग्नोसिस हो सकती है, तो इसी तरह क्या रेमीडियल की भी प्रॉपर डायग्नोसिस की लाजमी ज़रूरत होती है, या कुछ की इंडिकेटर्स की बेस पे आप लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस इंडिविजुअल को ज़रूरत है या बेनिफिशियल हो सकती है, इसके लिए रेमीडियल थेरेपी कैसे करते हैं? अच्छा, जब हमारे पास डायग्नोसिस होता है तो वो इस तरह से हेल्पफुल होता है कि कभी अगर थेरेपिस्ट चेंज हो रहा है, कभी क्लाइंट एक शहर से दूसरे शहर मूव हो रहा है, तो हमारे पास स्कोर्स में चीजें होती हैं जिसको हम बहुत आसानी से जनरलाइज कर सकते हैं। बट ये लाजमी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि जब डायग्नोसिस होगा ऑटिज्म का, डिसलेक्सिया का या किसी भी और चीज का, तभी रेमेडियल थेरेपी की जा सकती है। बहुत बार बहुत स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं जिनमें पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि हमें डायग्नोसिस की नीड है, तब भी रिमीडियल थेरेपी के थ्रू हम स्पेसिफिक इश्यूज को भी केटर कर सकते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि जिस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स में मिसकॉन्सेप्शंस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ,
और कुछ नॉन प्रोफेशनल्स इस फील्ड में आने से, तो आई एम श्योर कि रेमेडियल थेरेपी के हवाले से भी आप, क्योंकि पेरेंट्स से रब्ता रहता है, तो कुछ आप समझती हैं कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं पेरेंट्स के जहन में रेमेडियल थेरेपी को लेके, जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि रिमीडियल थेरेपी की जनरली अवेयरनेस ही बहुत कम है। जब हम थेरेपी सेंटर्स भी देखते हैं तो वहाँ पे भी रिमीडियल थेरेपी अवेलेबल होना वो भी एक प्रॉब्लम होता है। जनरली सिर्फ पेरेंट्स में नहीं, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल्स भी अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने रेफर किया होता है, और जो ओटी बीटी एसटी तो रेफर करते हैं, बट जिन्हें रिमीडियल थेरेपी लगता है कि नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक तो ये है कि जनरली अवेयरनेस कम है। दूसरा मिथ्स यस बहुत सारे हैं। फर्स्टली कि सिर्फ छोटे बच्चों के साथ रेमेडियल थेरेपी की जा सकती है, अगर सर्टेन एज के बाद रेमेडियल थेरेपी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। इवन टीन के साथ भी रेमेडियल थेरेपी की जा सकती है। तो हाँ, द सूनर द बेटर, बट रिमीडियल थेरेपी का स्कोप बहुत बड़ा है। सेकंड कि सिर्फ जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए रेमेडियल थेरेपी है, और जो रेमेडियल थेरेपी ले रहा है वो नॉट इंटेलिजेंट इनफ, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो इंसान बाकी एरियाज में बहुत अच्छा हो, बट स्पेसिफिक एरियाज के लिए उसे रेमेडियल थेरेपी की नीड है। नेक्स्ट कि ये ट्यूशन वाली पढ़ाई है। हमें अक्सर पेरेंट्स व्हेन दे कम टू मी दे आर लाइक आप पढ़ा रही हैं बच्चे को, या आप हम्म। लिखवा दें, होमवर्क करवा दें। रिमीडियल थेरेपी इज नॉट ट्यूटरिंग। उसके लिए फिर बेहतर है कि आप एक थेरेपी सेंटर भी आए। आप ऑब्वियसली आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब कुछ ज्यादा लग रहा है, अगर ट्यूटरिंग चाहिए तो वो आपको रेगुलर ट्यूटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। रेमेडियल थेरेपी इज वे मोर देन जनरल ट्यूटरिंग। और ये एक थोड़ा सा, मेरा फर्स्ट सेशन जो पेरेंट्स के साथ होता है ना, उसमें मैं बच्चे के ऊपर 15 20 25 मिनट काम करके देन माय वर्क इज विद द पेरेंट कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं थेरेपी से, और आपको क्या पता है रिमीडियल थेरेपी के बारे में। एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिमीडियल थेरेपी। सो माय फर्स्ट स्टेप इज टू एजुकेट देम कि यहाँ पे सिर्फ लिखाई नहीं होगी। जो थोड़ा सा एक जनरल कॉन्सेप्शन होता है कि बच्चा बस लिख ले लिख ले लिख ले, लिखना इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, बट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट द रिमीडियल थेरेपिस्ट केटर्स। हम्म। वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि हर डोमेन की थेरेपी के बारे में है, कि हमें झटपट रिजल्ट मिल जाएंगे। वो हम्म। मेरा वो होता है कि भाई हम आबरा का डाबरा नहीं कर रहे, दिस नो मैजिक स्पेल। हम्म। ऑब्वियसली टाइम काम हो रहा है, बट रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। सो द पेरेंट हैज टू बी कंसिस्टेंट। अगर वो आप एकदम से छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली वो यूजफुल नहीं होगा। अच्छा, आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स, उनके अवेयरनेस बहुत कम है, रिमीडियल थेरेपी के बारे में बात भी रिलेटिवली ज़रा कम होती है। तो जब पेरेंट्स पूछते हैं कि यार इसमें फ़र्क क्या है, मतलब रिमीडियल थेरेपी और नॉर्मल ट्यूटरिंग में क्या फ़र्क है, आप करते क्या हैं, मतलब तो कैसे फ़र्क उनको कैसे समझाया जाता अच्छा, रिमीडियल थेरेपी एज ए रिमीडियल थेरेपिस्ट ऑब्वियसली हर किसी की अप्रोच अपनी अपनी होती है। फॉर मी रिमीडियल थेरेपी कि मैं अगर देखूं तो चार मेजर हिस्से होंगे। ठीक है, पहला हिस्सा होगा पोस्चर या फाइन मोटर स्किल्स। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसके साथ हम फाइन मोटर पे काम करेंगे, उसकी पेंसिल ग्रिप डेवलप करेंगे कि वो पेंसिल बेहतर तरीके से पकड़ सके। अगर मेरे पास 10 11 साल का भी बच्चा आ रहा है तो उसकी भी पोस्चर पे, उसकी भी मोटर स्किल्स पे हो सकता है काम करने की नीड हो। क्या वो एक रीजनेबल पोस्चर में बैठ के लिख रहा है, नहीं लिख रहा। जब वो किसी से बात कर रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। नेक्स्ट क्या थिंग जो हम रिमीडियल थेरेपी में केटर करते हैं, मेन स्ट्रीम राइटिंग। अब वो जो भी बच्चे का लेवल है, अगर उसको लिखना बिल्कुल ही नहीं आता तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। अगर वो लिख रहा है तो उसी में उसको साइज का कॉन्सेप्ट देना, उन सारी चीजों पे इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज कोग्निशन, वर्किंग ऑन कोग्निशन। कोग्निशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो मुश्किल सोचने के प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कुछ हो जाएगा तो आप किस तरीके से उस मामले को डील करेंगे। एक पजल है, अक्सर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पजल है? को 2 बार लगाया, जब नहीं लगा तो वो चिर के फेंक दिया। वो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हें सिखाना। बहुत एक
एक्टिविटी जो मैं करवाती हूँ कि पैसों का हिसाब किताब, हम 10+10 तो पेपर पे करवा रहे होते हैं, बट वही हम्म चीज कि वो 20 का नोट और दो ग्रीन नोट्स इक्वल हैं, वो हम्म कॉन्सेप्ट बच्चों में नहीं होता। तो कोग्निशन पे काम करना। नेक्स्ट वुड बी forgetting one. Yeah, generalizing the other kind of therapies ओके that the child has been taking. For हम्म example, अगर एक बच्चा स्पीच थेरेपी ले रहा है और वो अभी अभी हाय और बाय बोलना सीखा है, तो उसको हम जनरलाइज करवाएंगे। देयर इज अ चाइल्ड जिसने ब का साउंड निकालना सीखा है, तो मैं उसको ब की वोकेबलरी करवा सकती हूँ। तो आई लाइक मोस्टली ट्राई टू coordinate with the speech therapist, with the behavior therapist, with the occupational therapist, ताकि जो चीजें उसने बाकी जगहों पे सीखी हैं उसको हम जनरलाइज करवा सकें। हम्म अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि अच्छा बस लिखवाना है, सिर्फ लिखवाना नहीं होता, ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं हम्म तब जाके, क्योंकि हमें फोकस पे भी काम करना होता है, हमें अटेंशन स्पैन पे भी काम करना होता है, हमें ये भी देखना है कि बच्चे का इंडिपेंडेंसी डेवलप हो, ये ना हो कि बच्चा मेरे सामने तो काम कर रहा है बट जैसे ही मैं उठ के जा रही हूँ वो कुछ भी नहीं कर रहा। वो सब हम्म चीजों पे हम कलेक्टिवली एक साथ काम करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अभी जिक्र किया कि कोई एज लिमिट नहीं है रिमीडियल थेरेपी की, और साथ ही आपने ये भी कहा कि द अर्लियर द बेटर। तो अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि क्या कोई एज ब्रैकेट है जिसमें हम कहते हैं कि रिमीडियल थेरेपी विल बी वेरी इफेक्टिव, और वो क्या टाइम लिमिट है कि इट विल बी वेरी और लेस इफेक्टिव आफ्टर दैट, ऐसा कोई सीन है क्या? अच्छा, अगेन द अर्लियर द बेटर, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। वो 4 साल की उम्र जो स्कूल की उम्र होती है, वहां से अगर हम काम शुरू कर देते हैं तो बच्चे को हम बहुत वैरायटी दे सकते हैं, और जो चीजें वो शायद मेन स्ट्रीम सेटअप में ना कर सके उसको वो सिखा सकते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो इश्यूज होते हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के होते हैं, तो वो ऑब्वियसली छोटे बच्चों को, पेरेंट्स को भी रियलाइज नहीं होता, स्कूल में हम्म भी इस तरह की नीड ही नहीं पड़ती, जब तक जरूरत नहीं हम्म पड़ती पता नहीं चलता, ऑब्वियसली एवरी पेरेंट डजंट हैव दैट आई। हम्म सो व्हाट आई से कि जहां आपको लगे कि अच्छा अब शायद कुछ मसला है, तो उस शायद में ना रहे, डेफिनेटली रीच आउट अ प्रोफेशनल। हम्म सही सही। अच्छा, ये बताइए कि जब पेरेंट्स के जिस तरह अभी पहले भी बात हुई कि जब पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं आपसे कि रेमेडियल थेरेपी है क्या, या आप उनको समझा रहे होते हैं, तो क्या उनको ये भी पूछते हैं वो कि आप जो रेमेडियल सेशन कराएंगी वो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें आप लोग कैसे कराएंगे, इस बारे में भी पूछते हैं? अगर नहीं पूछते तो हम पूछ लेते हैं कि एक टिपिकल रेमेडियल सेशन में पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करें कि उसमें क्या होगा और कैसे ये चीज प्रोसेस चलेगा। नहीं, पेरेंट्स डेफिनेटली पूछते हैं। जिन पेरेंट्स के साथ मैं काम करती हूँ, मेरा बहुत फोकस होता है कि हम साथ में पेरेंट्स को एजुकेट करें, बिकॉज जब तक पेरेंट्स एजुकेट नहीं होंगे वो ये तो देख के चले जाएंगे कि आपने एक पजल करवाया है क्लास में, बट हम्म क्यों करवाया है, उसका क्या रीजन है, वो समझेंगे नहीं। और जब तक वो समझेंगे नहीं, वो अक्सर पेरेंट्स को लगता है, वो मुझसे पूछते हैं कि मैं ये खिलौना खरीदूं, क्योंकि मैं क्लिनिक में काम करती हूँ तो ऑब्वियसली दे हैव वैरायटी ऑफ टॉयज जो हम यूज कर रहे हम्म होते हैं टू वर्क विद द चाइल्ड। और अक्सर पेरेंट्स पूछते हैं कि अच्छा मैं ये भी खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आपका घर का किचन इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं। आपने अच्छा मैथ सिखाना है, आप हम्म पैनकेक बनवाएं, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, आप मिक्सिंग, आप सब कुछ उसमें, सीक्वेंसिंग, मेमोरी, आप बहुत सारी चीजें एक रेसिपी से ही बच्चे को सिखा सकते हैं। आपको हम्म बहुत सारे टॉयज की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सो एक रिमीडियल थेरेपी में अगेन वुड डिपेंड फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट कि हम किस क्लाइंट के लिए किस गोल पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक बार जब एक क्लाइंट आता है तो उसके एक से ज्यादा गोल्स हमें हो सकता है हो, बट देन वी हैव टू सेट द प्रायोरिटी कि पहले हम किस चीज पे काम करेंगे, फिर किस चीज पे करेंगे और फिर किस चीज पे करेंगे, ताकि हमारा काम स्कैटर्ड ना हो, एक डायरेक्शन में जाए और उसमें हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले। सो पहले तो हम गोल सेटिंग करते हैं। अब जो लेट्स से मैं बच्चे का फोकस बढ़ाने के लिए या अटेंशन स्पेन बढ़ाने के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उसके साथ मेमोरी गेम्स खेल सकती हूँ, मैं उसकी सीक्वेंसिंग मेमोरी पे काम कर सकती हूँ, मैं हम्म उसको छोटा सा एक टास्क दे सकती हूँ कि लेट्स से आपको ये स्पेसिफिक चीज बाहर जाके सब्जी वाले अंकल से लेकर आनी है। ये हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को करवाते हैं।
तो हम्म छोटा सा टास्क देना कि अच्छा आपको ये करना है, और फिर उस टास्क को ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स करना। एकदम से बहुत सारी कमांड ना डालना, पहले देखना कि क्या वो एक कमांड आपकी मानने लगा है, फिर उसको 2 पे लाना, फिर 3 पे लाना। सो रिमीडियल थेरेपी का सेशन बहुत वैरायटी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड। एक चीज जो हम्म हम रिमीडियल थेरेपी में करते हैं, दैट इज मल्टी सेंसरी अप्रोच, विच मीन्स कि एक चीज को मल्टीपल सेंसेस के थ्रू करवाना। अगर मैं किसी हम्म बच्चे को लिखना सिखा रही हूँ तो मैं सिर्फ उसको पेंसिल से लिखना नहीं सिखाऊंगी, मैं उसको सैंड में भी राइटिंग करवाऊंगी, मैं उसको पेंट से भी राइटिंग करवाऊंगी। मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आपके घर में 4 तरह की दाल है, आप उसको उस दाल में जो भी आप सिखा रहे हैं, लेट्स से लेटर बी सिखा रहे हैं, तो 4 तरह की दाल में वो ब लिखवाएं, क्योंकि हर चीज का एक अलग टेक्सचर है और हर हम्म। टेक्सचर की एक अलग मेमोरी डेवलप होगी। तो जितनी ओके। ज्यादा मेमोरीज डेवलप होंगी उतने ज्यादा न्यूरल कनेक्शंस होंगे। तो देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। ऑब्वियसली उसको हम थोड़ा आराम आराम से पेरेंट्स के साथ काम करते हैं कि अच्छा इस हफ्ते का आपका टास्क ये है, आप इस पे काम करके आइएगा। और जिन जो पेरेंट्स कोऑपरेटिव होते हैं वो डेफिनेटली करके आते हैं, वीडियोस लेकर आते हैं कि अच्छा मैंने ये भी करवाया और ये भी करवाया। और इस सारी चीज का फायदा ये होता है कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पेरेंट्स खुद नई चीजें इनोवेट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये फला चीज के लिए मैंने फला मेथड यूज किया, विच इज वेरी ग्रेट टू सी कि आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व होता हुआ देखते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिसकी मैं समझता हूँ, या एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कमी है हमारे यहाँ, या हम थोड़ा सा उसमें लैग करते हैं, कोलैबोरेशन। तो जब आप लोग काम कर रहे होते हैं तो फिर ये तो ज़रूरत है कि स्कूल के साथ भी, टीचर्स के साथ वहाँ के, क्योंकि ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम स्कूल के टीचर्स उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं है, या इतने ज़्यादा ट्रेन नहीं है। तो इसकी कितनी ज़रूरत है कि उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए, उनको भी इन लूप लिया जाए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को। अब इस सिलसिले में भी आप लोग कैसे काम करते हैं या क्या एडवाइस करते हैं? डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक अगेन वही बात कि अलग अलग डायरेक्शन में काम हो रहा होता है, और ऐसा नहीं है कि टीचर्स ट्रेन नहीं है, बट ऑब्वियसली उनका फोकस अलग होता है। तो जब तक आप सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे बच्चे में फर्क नहीं दिखेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स शुड बी ऑन बोर्ड। पेरेंट्स अगर आप सेशन में नहीं भी बैठे, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनके साथ अगर पेरेंट्स बैठे तो वो उस तरह से नहीं काम कर पाते। तो अगर नहीं भी कर रहे तो पेरेंट्स को जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर सेशन के बाद फीडबैक लें कि किन किन चीजों पे काम किया गया है और किस किस तरह किया गया है। एंड अगेन टीचर से कोलैबोरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये भी होता है कि इवन रिसोर्स टीचर्स जो कुछ स्कूल्स रिक्वायर करते हैं फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, वो रिसोर्स टीचर हमारे पास आती हैं फॉर ट्रेनिंग अलोंग विद द चाइल्ड, ताकि वो देख सकें कि किस तरीके से काम हो रहा है और इस काम को जनरलाइज कर सकें। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि रिमीडियल थेरेपी हो रही है, बच्चे के साथ काम हो रहा है, तो इसकी कैसे मेजर करते हैं इसको, इसकी प्रोग्रेस को कैसे मेजर करते हैं? डाटा लिया जाता है, जिस तरह हम एबीए में देखते हैं कि वो डाटा की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, चाहे उसको किस हद तक वो डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन क्या इसको मेजर फिर कैसे करते हैं आप? अच्छा, ज्यादातर रिमीडियल थेरेपी के क्लाइंट्स स्कूल जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली स्कूल में आपका फॉर्मल असेसमेंट होती है, वहां फर्क दिखता है। मुझे अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, लाइक आई टोल्ड देम कि भाई आप इसको घर के कामों में इन्वॉल्व करें। टेबल लग हम्म रहा है, आप बच्चे को बोलेंगे अच्छा टेबल से वो येलो और ब्लू बोल लेकर आओ, या रोटी और सैलेड एक साथ लेकर आओ। तो वहां पे आप मल्टीपल कमांड्स एक साथ दे रहे होते हैं। एंड एक तो फॉर्मल असेसमेंट है जहां से आपको नंबर्स के थ्रू पता चलता है कि क्या फर्क आ रहा है। बट अक्सर पेरेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं कि घर में इसकी अलर्टनेस बढ़ गई है। ओके। मेरे फलां रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कहा कि अब तो ये बहुत एक्टिवली जवाब देने लगा है। सो फोकस अटेंशन स्पेन पे जब काम किया जाता है तो जनरली बच्चे की अलर्टनेस बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, पेरेंट्स आपसे ये भी पूछते होंगे कि कितना टाइम लगेगा, कितना अरसा दरकार है कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट देख सकें, वो भी केस टू केस वेरी करता होगा। तो आप क्या बताती हैं फिर पेरेंट्स को? अगेन केस टू केस भी वेरी करता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स के
कोलैबोरेटिव काम कितना हो रहा है, आप कितनी टाइम एक हफ्ते में थेरेपी ले पा रहे हैं। ऑब्वियसली एवरी पेरेंट हैज, सम पेरेंट्स हैव फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा थेरेपी लें। अगर हम ये भी करते हैं कि पेरेंट को ट्रेन करते हैं कि आपको बच्चे के साथ घर पे फिर क्या क्या काम करना है। आई हैव सम क्लाइंट्स जो महीने में सिर्फ एक बार आ रहे होते हैं, वो पूरा होमवर्क लेके जाते हैं और फिर अगले महीने वो सबको करके आते हैं, देन वी वर्क ऑन द नेक्स्ट कोर्स। तो हम्म एक तो ये कि ऑब्वियसली हर केस सेम नहीं होता, तो आप एक वो नहीं दे सकते कि इतने टाइम में सही हो जाएगा, एक टाइमलाइन नहीं हो सकती। बट आपको थेरेपिस्ट को बच्चे को टाइम देना हो तो मिनिमम 3 मंथ्स में आपको कोई विजिबल इंप्रूवमेंट दिखेगी, जिसको आप कहेंगे कि अच्छा हाँ वाकई में फर्क। ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा करके फर्क आने हम्म लगता है, बट हम्म एटलीस्ट 3 मंथ्स का आप टाइम दें। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम यही होता है कि 2-3 सेशन लेके अगेन जो हम्म वो मिस कि फटाफट फर्क क्यों नहीं आया। दो तीन हम्म सेशन लेके पेरेंट को लगता है कि अच्छा फर्क तो नहीं पड़ रहा कुछ, ये तो फिर ट्यूशन वाली बाजी भी ये सब करवा लेंगी। बट वो हम्म नहीं होता। शुरू के सेशंस रेपो बिल्डिंग में यूज किए जाते हैं, हम्म बच्चे और थेरेपिस्ट की एक अच्छी रेपो बन जाए, ताकि जब मैं बच्चे को कमांड दूं तो उसको मेरी कमांड मांगने में कोई मसला ना। सो फॉर दैट आई नीड दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विद द चाइल्ड। सो हम्म थोड़ा सा टाइम थेरेपिस्ट को भी चाहिए होता है वो रैपो बनाने के लिए, वो रिलेशनशिप बनाने के लिए। थोड़ा सा टाइम बच्चे को भी चाहिए होता है। कुछ बच्चे इतनी जल्दी से नहीं कनेक्ट कर पाते किसी से। सो फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये ठीक है मेरे साथ एक्टिविटीज करनी है एंड आई हैव टू कोऑपरेट, वो थोड़ा सा उनको भी टाइम लगता है। सो 3 मंथ्स आई थिंक किसी भी थेरेपिस्ट को देने चाहिए टू सी सम विजिबल चेंजेस। राइट, फेयर इनफ। आप एक चीज मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स से आपका वास्ता पड़ता रहता है, तो आप क्या समझती हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर हम बात करना चाहें या एक आइडिया के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, के कितना परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स समझते हैं इस चीज को कि हाँ रिमीडियल थेरेपी की जरूरत है। मतलब पहले तो वो, मतलब मेरे तो एक्सपीरियंस में है कि हम नहीं समझ पाते या हम उससे अवेयर नहीं है, तो हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि नहीं नहीं इसको रिमीडियल की जरूरत तो नहीं है यार, ये तो कोई ऐसी चीज नहीं। ऐसा आप क्या समझती हैं इस बारे अवेयरनेस आई वुड से कि अगर थेरेपीज में सबसे कम अवेयरनेस किसी चीज की है तो वो रिमीडियल थेरेपी की है। बट आई थिंक अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एंड अगेन आपका रोल एज अ थेरेपिस्ट, लाइक जब हम छोटी छोटी चीजें करवा रहे होते हैं ना, मैं अगर एक सेशन में 4 एक्टिविटीज करवा रही हूँ तो मैं उनको बाहर ही रहने देती हूँ। बच्चे के साथ मैंने 45 मिनट्स काम किया, आखिरी के 10 मिनट में पेरेंट्स से बात करूंगी, जिसमें मैं उन्हें हर एक्टिविटी का मतलब समझाऊंगी कि ये क्यों किया, रीजन के इसके पीछे हमारा क्या मकसद था करने का। सो आई थिंक एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट। और माशाल्लाह देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, रेशियो बहुत कम होगा, आई वुड से 50-50। ओके। क्योंकि जितनी जितना टर्नओवर या जितने लोग बाकी थेरेपीज कंसिस्टेंटली ले रहे होते हैं उतना रिमीडियल थेरेपी नहीं लेते। बट इफ यू एजुकेट द क्लाइंट वेल तो फिर दे आल्सो वर्क टुवर्ड्स इट, और वो थेरेपी भी लेना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे में ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। Right, right. One last question before wrapping this session, वो ये कि उन पेरेंट्स या उन केयर गिवर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो अभी भी थोड़े शशोपंच में हैं या उसमें हैं बीच में कि क्या थेरेपी ली जाए या ना ली जाए, वो उस कंडीशन में हैं, तो उनको क्या एडवाइस करती हैं, कैसे वो नतीजे पे पहुंचे? अच्छा, फॉर दिस आई से दैट वेट एंड वॉच इज नो अप्रोच। अगर आप सिर्फ इंतजार करते रह रहे हैं ना, तो वो सबसे बुरी अप्रोच है। आप किसी भी प्रोफेशन के पास जाएं, आप जाएं, ठीक है आपको अगर रिमीडियल थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप अपने स्कूल की टीचर से बात करें, बट यू रीच आउट टू पीपल एंड यू टॉक कि ये मसला आ रहा है। सबसे पहला तो है कि डिनायल में नहीं रहना है। हम्म बहुत पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को कि नहीं तुम बदतमीज हो, तुम नहीं कर रहे, तुम्हें नहीं हम्म समझ आ रही, उसको वो बदतमीजी समझने लगते हैं। तो बच्चा डजंट हैव दैट फोकस, तो जरूरी नहीं है कि वो उसका बिहेवियर ही हो सकता है कि हम्म उसकी वो इनएबिलिटी हो, वो किसी वजह से ना कर पा रहा। सो फॉर मी इट वुड बी कि भाई रीच आउट करें,
ऑब्वियसली रिमीडियल थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू द बेस्ट, बट अगर आपको रिमीडियल थेरेपिस्ट का एक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप स्कूल के टीचर से बात करें, स्कूल में कोई सीनियर टीचर है उनसे बात करें, किसी प्रैक्टिशनर से बात करें। आपको कहीं ना कोई जरूर हेल्प मिलेगी। आइडियली वो होगा कि आप रिमीडियल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है कि उसको रिमीडियल थेरेपी की जरूरत ना हो, बट स्पेसिफिक चीजें हो जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो हम्म। डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके रीच आउट करके हेल्प लें। राइट। अब मैंने ये कहा था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे से में आ गया, तो वो भी मैं पूछ लेता हूँ जाते जाते। वो ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि इस रेमेडियल में, जिस तरह आप पेरेंट्स को गाइड करती हैं, तो ऑनलाइन थेरेपी या ऑनलाइन गाइडेंस भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है, जहाँ पे उन बच्चों या उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको स्पेसिफिक नीड हो, कुछ ऐसी चीज़ें ऑनलाइन भी कैटर्स हो सकती हैं, राइट? ऑनलाइन आई डू पर्सनली टेक ऑनलाइन रिमीडियल थेरेपी एज वेल। ऑनलाइन बच्चा कितना काम कर सकता है वो डिपेंड करेगा ऑन द एज ऑफ चाइल्ड, उसकी कंप्लायंस कितनी है, वो बैठना चाह भी रहा है या नहीं। ऑब्वियसली जब बच्चा रूम में है तो आप किसी ना किसी तरह से बैठा लोगे, पर जो ऑनलाइन आपके हाथ तो यू कांट डू एनीथिंग। हम्म। अच्छा, बट हम्म। हम बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स लेते हैं लाइक जो पेरेंटल काउंसलिंग पे हम काम करते हैं। लाइक हम्म। आई हैव अ क्लाइंट जो मुझे दिन की 3 वीडियोस बना के भेजती है, जिनसे मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं आपको 3 वीडियोस के वो आई गिव यू द फीडबैक कि कहाँ पे आप किस तरह से आपने काम किया और क्या क्या आप कर सकती थी। क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ बैठ के फोकस करके काम नहीं करता था, एंड शी वाज नॉट इन कराची, तो शी कुडंट लाइक कम टू मी। तो ऑनलाइन पेरेंट्स के ऊपर काम किया जा सकता है, उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जा सकती है कि आप किस तरीके से बच्चे के फोकस पे काम कर सकते हैं, अटेंशन स्पेन पे काम कर सकते हैं। पिंसिल ग्रिप नहीं है तो वो किस चीज़ों से डेवलप हो सकती है। सो हर केस में बच्चे के साथ तो नहीं, बट डेफिनेटली पेरेंट्स के साथ काम किया जा सकता है। इफ द चाइल्ड इज बिग इनफ तो बच्चे के साथ भी काम किया जा सकता है, बिल्कुल। राइट, राइट। तो इसी के साथ इन्हीं एडवाइस जो हमने पहले ली आपसे, उन लोगों के बारे में जो कि इस कंडीशन में है या शिशुपंज में है, कि वो क्या करें, उनके लिए भी आपने एडवाइस दी। थैंक यू वेरी मच। और उन सारे क्वेश्चंस को जो नॉर्मली पेरेंट्स के जहन में होते हैं या नए पेरेंट्स के जहन में होते हैं, उनमें से कुछ को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया। और ऑडियंस से भी हम यही कहेंगे कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि मिस मदीहा को दोबारा तंग कर सकें और उन क्वेश्चंस का आंसर ले सकें। सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया, और मिस मदीहा आपका दोबारा बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अ प्लेजर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इसी के साथ जी हम आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।